हेलो जिन बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज हम लोग वापस से बात करने वाले हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल को लेकर के। और आज की अपनी जो क्लास होने वाली है वो इस सीरीज का पार्ट 10 है। ठीक है ना। तो वापस से बात करेंगे टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को लेकर के जो लगातार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। हमने कई बार आपको क्लासों में कह रखा है ये कि हमेशा पैटर्न पर फोकस करें। तो आज की क्लास का अपना जो पहला सवाल है वो आपके सामने ये है। कह रहा है 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो संयोजन की कुल धारिता फाइंड करनी है और दूसरा पॉइंट सॉल्व करना है संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण वर्ड को पिछली क्लास में बताया था, इसको सप्लाई कहते हो आप। ठीक है, सप्लाई से जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर आपको विभव फाइंड करना है। ठीक है ना। तो बात करते हैं, 3 संधारित्र हैं, उन्हें कौन से क्रम में लगाना है? श्रेणी क्रम में। और तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है 9 पिकोफैरेड के साथ है। तो हम सवाल में जो वैल्यू दे रखी उन्हें मार्क करेंगे C1 इक्वलेंट C2 इक्वलेंट C3 और इनकी जो वैल्यू है वो ये है 9 पिकोफैरेड। इन्हें जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। तो पॉइंट नंबर ए ही सॉल्व कर देते हैं पहले। श्रेणी क्रम का बस फार्मूला तुम्हें आना चाहिए था, जो कि होता है रजिस्टर के ठीक उल्टा। रजिस्टर में तुमने पढ़ा होगा R बराबर R1 प्लस R2 ऐसे करके। तो ये लिखा जाएगा 1/C इक्वलेंट 1/C1 1/C2 और 1/C3। अगर और भी होते तो प्लस करके और भी ऐड करते। ठीक है। तो C1 की वैल्यू क्या है? तो सभी वैल्यू सेम है। तो 9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, ये पिको फैरेड है, याद रखेंगे। तो ये वैल्यू 1/C, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए आप, तो एलसीएम मिल जाएगा 9। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी 1/C के बराबर। मुझे फाइंड करना होता है हमेशा C, तो C की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, हो जाएगा भैया 9/3, है ना। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 पिको फैरेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 पिको फैरेड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सवाल आगे कह रहा है पॉइंट नंबर बी के लिए। पॉइंट नंबर बी के लिए, संयोजन को 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर विभव निकालना है। अच्छा, ये क्रम कौन सा है? श्रेणी क्रम। आपको याद होना चाहिए श्रेणी क्रम में जब ऐसे मान लो, चलो लगा देते हैं एक बार, है ना। डायग्राम को समझना आना चाहिए। इन सभी में एक चीज तो नियत रहेगी, वो है चार्ज, यानी चार्ज सभी का सेम रहेगा। जो C1 का चार्ज वही C2 का चार्ज वही C3 का चार्ज। वहीं अगर वोल्टेज की बात करें तो इस संधारित्र पर V1 होगा, इस संधारित्र पर V2 होगा और इस संधारित्र पर V3 होगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव सवाल होता तो आपको ऐसे करना सिखा देते। देखो, अगर ये धारिताएं इक्वल हैं, धारिताओं के मैग्नीट्यूड सेम है, तो भैया जो वोल्टेज होगा वो 3 जगह इक्वली डिवाइड हो जाएगा, है ना। जैसे टोटल जो वोल्टेज था वो 120 है और चूंकि धारिताओं के सभी की वैल्यू भी सेम है, इसका मतलब सभी वैल्यू 40-40 वोल्ट के साथ आ जाएंगी। बट निकालेंगे कैसे? तो अपने को V1 लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? V1 लिखने के लिए आप लिखेंगे V बराबर Q/C होता है, तो हम लिखेंगे इसे Q/C1। V1 लिखने के लिए क्या लिखेंगे? Q/C1। अब सभी का लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो यार, V2 लिखना है तो Q/C2। अगर मुझे V3 बताना होता तो हम लिखते Q/C3। उम्मीद करते हैं इन फार्मूला को लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल की जो बेसिक डिमांड है वो चार्ज क्या है ना। C1 C2 C3 तो तुम्हें पता है, पर मुझे चार्ज नहीं पता, तो चार्ज अलग निकाल देते हैं। तो Q बराबर सभी को फार्मूला आता है CV। C की वैल्यू सवाल में है 3 पिको फैरेड। हम इसे लिखेंगे 3 × 10⁻12 और इनटू में वोल्टेज है 120, है ना। तो इसे लिखा जाएगा 360 × 10⁻12, या आप इसे ये भी लिख सकते हो 3.6 × 10⁻10 वोल्ट, है ना। बस इसी को उठा करके, सॉरी ये कुलाम है भैया, 3.6 × 10⁻10 कुलाम, है ना। बस इसी वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर दो आकर के, तो हो जाएगा भैया 3.6 × 10⁻10, है ना। और बटे में कितना लिखेंगे? C1। C1 की वैल्यू है 9 पिको फैरेड, तो हम लिखेंगे 9 × 10⁻12। सभी को पता है अगर सेम साइन के साथ घाते हैं तो कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो नीचे -2 बच जाएगा। तो एक्चुअल जो वैल्यू बचेगी वो ये बचेगी 3.6 × 10⁻2 और बटे में कितना? 9, है ना। इसे सॉल्व कर लो तो 0.4 × 10⁻2, या भैया आप इसे लिख सकते हो 40, और चूंकि विभवांतर है तो ये वोल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 40 वोल्ट। अच्छा, जो वैल्यू V1 की आएगी सेम वही V2 की आएगी, वही V3 की आएगी। क्यों? क्योंकि सभी के लिए चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे और इत्तेफाक से इस सवाल में C1 C2 C3 भी
सेम है। इसका मतलब चाहे V1 निकालना होता, चाहे V2, चाहे V3, सभी की वैल्यू 40 वोल्ट ही आएगी। उम्मीद करते हैं पहला सवाल क्लियर आया होगा। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपके सामने लगभग सिमिलर है। 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड, 4 पिकोफैरड, मतलब इस बार 3 धारिताएं वापस से हैं, बट ये सभी के मैग्नीट्यूड अलग अलग है। यहाँ पर बोला गया है कि संधारित्र कौन से क्रम में लगे हैं भैया? पार्श्व। अगर किसी को ये वर्ड नहीं आता तो हमेशा याद रखना है, पार्श्व और क्रम का मतलब होता है समांतर। ये बस शब्दों पर ही फोकस करना, क्योंकि पेपर में ये शब्द आ गए तो तुम पढ़कर तो तुम्हें अच्छे से याद है कि समांतर क्रम में रेजिस्टेंस मुझे आती है, कैपेसिटेंस मुझे आती है, बट इस शब्द का मतलब नहीं पता था ना, तो इस शब्द को याद रखेंगे। समांतर क्रम का मतलब होता है इसका में जोड़े गए हैं। आपको दो चीजें वापस से निकालनी है। नंबर एक, संयोजन की कुल धारिता, तो हम पहले वैल्यू लिख लेते हैं इस बार। C1 की वैल्यू है भैया 2 पिकोफैरड, और जो अपना C2 है वो है 3 पिकोफैरड, और जो अपना C3 है वो है भैया 4 पिकोफैरड। ठीक है, समांतर क्रम में लगाना है तो C पैरेलल का भैया फार्मूला बोलो क्या होता है? C पैरेलल फार्मूला लिखते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐड कर दो सबको, 2 3 5 5 4 9, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 9 पिकोफैरड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9 पिकोफैरड। यानी इन पैरेलल क्रम में जो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस आएगा वो 9 पिकोफैरड आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर बी के लिए। पॉइंट नंबर बी में इसने बोला है संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण का मतलब होता है सप्लाई से जोड़ने पर प्रत्येक सी पर आवेश निकालना है। इस बार ये समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का एक बार डायग्राम बना देते हैं। क्या ऐसे बनता है? आप कहेंगे बिल्कुल ऐसे ही बनता है ना। तो अगर यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यों है, तो भैया सभी पर चार्ज कैपेसिटेंस पर के हिसाब से बट जाएगा, Q1 Q2 Q3, बट इनके बीच एक चीज नियत रहेगी जिसका नाम है वोल्टेज। जैसे श्रेणी क्रम में तुमने देखा था वोल्टेज चेंज हो रहा था, वहीं चार्ज कांस्टेंट था। समांतर क्रम जब पैटर्न आता है तो चार्ज कांस्टेंट नहीं रहता है, बल्कि वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। तो जो 100 क्या लिखा, संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ने पर प्रत्येक सी पर आवेश निकालना है, तो प्रत्येक सी पर आवेश निकाल देते हैं। मतलब Q1 Q2 एंड Q3 ये तुम्हें सॉल्व करना था, है ना। तो Q1 की वैल्यू बोलो क्या लिखेंगे यार? Q1 की वैल्यू लिखा जाएगा, Q बराबर सभी को आता है CV होता है, Q बराबर CV। तो Q1 में क्या लिखेंगे? C1V। Q2 में क्या लिखेंगे? C2V। Q3 में क्या लिखेंगे? C3V, है ना। इन सभी में वोल्टेज भैया कांस्टेंट है। वैल्यू पुट कर दो। C1 की वैल्यू बोलो कितनी है? 2 गुणे 100, है ना। तो ये आंसर भैया 200 पिको कुलाम, है ना। सिमिलर यहाँ पे बोल दो। ये है भैया 3, तो ये आ जाएगा 300 पिको कुलाम। ये कितना है? 4 पिको फैराड, तो ये आ जाएगा 400 पिको कुलाम। बस इतना करना था, खत्म। किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए वैसे। चलो बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपके सामने ये है, एक आवेशी समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व को हमेशा स्मॉल लेटर यू से लिखते हैं, ऐसे म्यू टाइप से, है ना। तो यू की वैल्यू है भैया 17.70 जूल पर मीटर क्यूब, है ना। कह रहा है संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और तुम्हें याद होगा संचित ऊर्जा घनत्व के लिए जब फार्मूला लिखा जाता है वो ये आता है, म्यू बराबर या यू बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये होता है माध्यम, सॉरी निर्वात के लिए, है ना। अपने को ये वाला ई चाहिए, तो बोलो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 2u बटे एप्सिलॉन नॉट, और इस पर क्या आ जाएगा भैया? स्क्वायर रूट, है ना। बस इसी को सॉल्व करना था तुम्हें। और ये सब भैया पूछे हुए सवाल हैं, तो ऐसा मत सोचना कि बहुत छोटे सवाल हैं, बहुत हल्के सवाल हैं। नहीं, मेरा पर्पज से ये नहीं कि बहुत टफ ही सवाल कराना ना। मेरा पर्पज ये है कि जिस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं कंटिन्यूसली उन्हीं पर चर्चा करनी है ना। तो 2 को भैया 2 लिख लो, इनटू यू की वैल्यू सवाल में 17.70, और एप्सिलॉन नॉट का मैग्नीट्यूड उम्मीद करते हैं सभी को याद होगा, 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12। आप सभी को अगर याद हो तो ये 17.70 एक्चुअल में 8.85 का 2 टाइम है, तो एक्चुअल में ये कट जाएगा, तो ये बचेगा भैया 2 इंटू 2 इंटू नीचे -12 है, ऊपर जाएगा +12 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब स्क्वायर रूट से इसको निकालेंगे तो 2 है, तो 1 2 निकाल लो बाहर। पावर हमेशा आधी निकाली जाती है, तो 2 गुणे 10 की पावर 6। इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर कूलाम होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसे वोल्ट पर मीटर भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं इजी कैलकुलेशन लगा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल की। कह रहा है दिए गए परिपथ में संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या लिखते हैं?
स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला वैल्यू देख करके लिखी जाती है, तो एक हाफ क्यू वी सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c है ना। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, तो एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं। देखो अपने को यहाँ पे वोल्टेज निकल के आ जाएगा और ये तो सीधे ही रखा है, तो हम सीधा सीधा लगाएंगे हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। सवाल में सी की वैल्यू तो 2 माइक्रोफैराड दे रखा है, पर वोल्टेज मिसिंग है। जो 10 वोल्ट दे रखा है वो माइक्रोफैराड का या 2 माइक्रोफैराड का वोल्टेज नहीं है, वो एक्चुअल में 4 ओम सहित है। तो ऐसा करते हैं 4 ओम का वोल्टेज निकाल लेते हैं। जो 4 ओम का वोल्टेज होगा वही 2 माइक्रोफैराड का होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 माइक्रोफैराड और 4 ओम आपस में समांतर क्रम में वोल्टेज नियत रहता है ना। तो 4 ओम के सिरों के बीच विभवांतर निकालने के लिए क्या करें, है ना। तो इसके लिए क्या करें, अपने को फार्मूला लगाने पड़ेगा V बराबर आई आर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 ओम सिरों के बीच विभवांतर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 4 ओम सिरों के बीच वोल्टेज होगा सिमिलर वही वोल्टेज 2 माइक्रोफैराड के बीच भी देखने को मिलेगा। तो हम लिखेंगे V बराबर आई आर। आर की वैल्यू तो 4 है बट मिसिंग कौन है, आई। ऐसा करते हैं आई की वैल्यू निकाल देते हैं। आई की जगह हम फार्मूला क्या लगा दें, तो यहाँ साइड में चलो खोल देते हैं। आई बराबर लिखेंगे ई अपान आर प्लस आर, है ना। इसकी अगर वैल्यू देखें तो आई ई की वैल्यू है भैया 10, आर की वैल्यू 4 और ये 5, तो ये निकल के आएगा भैया 2। कितना, 2 एम्पियर। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू 4, तो आंसर आ जाएगा 8 वोल्ट। यही 8 वोल्ट किसके सिरों के बीच होगा, 2 माइक्रोफैराड सिरों के बीच। मतलब यहाँ का जो वोल्टेज है वो भैया 8 वोल्ट है। 10 वोल्ट लेकर के कोई सॉल्व नहीं करेगा, ये हमेशा याद रखना। अब अपने को यू निकालना है, तो फार्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ इंटू सी, सी की वैल्यू है 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। इस 2 से 2 मर जाएगा यार, तो वैल्यू आ जाएगी 64 गुणे 10 की पावर माइनस 6 और इसका यूनिट सभी को याद होगा जूल होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं आज की क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल, एकदम बेहतरीन सा। कह रहा है दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता निकालो। तो पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी वो है। आपको कैपेसिटेंस दिख रही होंगी, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 और यहाँ पर 8 है। ऐसे डायग्राम हमेशा याद रखना है। एक परिपथ को शो करते हैं और इसका नाम शायद सबको याद भी होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज में होता क्या है, चलो देख लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज को कुछ ऐसे बनाते हैं। यहां सप्लाई लगाते हैं, ऐसे। एक बार वैल्यू देख लो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। यहाँ पर भैया 8 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6। ऐसा डायग्राम है। मतलब इस डायग्राम को हम ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ तुम्हें सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है कि एक साइड का अनुपात अगर अगली साइड के अनुपात के बराबर है, यानी एक साइड का अनुपात अगर अगली साइड के अनुपात के बराबर है, तो इसको बोलते हैं संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, ये बात याद रखनी है, कॉन्सेप्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। अगर दो भुजाओं का अनुपात शेष दो भुजाओं के अनुपात के बराबर है तो इसको बोलते हैं संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये ब्रिज का सिद्धांत ये कहता है अगर ये अनुपात स्थिर है या सेम है तो ये वाली जो साइड है वो नेग्लेक्ट रहती है, मतलब इसमें कोई चार्ज या कह लें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। अगर ये रेजिस्टेंस होता तो बात धारा की होती, और चूंकि ये कैपेसिटेंस है इसलिए बात आवेश की हो रही। इसका मतलब इस 8 माइक्रोफैराड में कोई चार्ज नहीं है। और ऐसा याद रखना केवल तभी पॉसिबल होगा जब इस साइड का अनुपात इस साइड के अनुपात के बराबर है, जो कि इस डायग्राम में है। जैसे अगर इसका अनुपात चेक करें तो 1:2 है, 1:2। सिमिलर यहाँ पर भी 1:2 है। इसका मतलब जब ये अनुपात कांस्टेंट रहेगा तो जो बीच में कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस लगा होगा वो हमेशा नेग्लेक्ट रहेगा, या कह लें उसे काउंट नहीं किया जाएगा। अब आगे की कहानी ये है कि ये वाली भुजाएं आपस में कौन से क्रम में काउंट होती हैं, श्रेणी, और ये वाली भी आपस में कौन से क्रम में, श्रेणी। और इन दोनों को फाइनल
कौन से क्रम में लगाया जाता है, समांतर। ये पैटर्न सभी को याद होना चाहिए। मतलब ये 3 और 6 से रेडी, ये 3 और 6 से रेडी, फिर आपस में कौन, समांतर। तो फाइनल आंसर समांतर क्रम से आएगा। तो इसको एक बार सॉल्व कर देते हैं बस जल्दी से। उम्मीद करते हैं सभी को आया होगा ये। चलो देखते हैं अब, है ना। तो ये वाला 3 और ये वाला 6 आपस में कौन से क्रम में है, श्रेणी। तो हम लिखेंगे 1/c डैश बराबर 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम ले लेंगे। ये 2 प्लस 1 तो आ जाएगा 3/6। अगर यहां से हम सी डैश निकालें तो 2 निकल के आएगा। सिमिलर 1/c डबल डैश निकाल लो, 1/3 प्लस 1/6। अगर हम सी डैश निकालने जाएं तो क्या वापस से 2 ही निकलेगा, है ना। अब इन्हें फाइनल जोड़ने की, तो इन दोनों को हमने श्रेणी में लगाया, इनको भी श्रेणी में लगाया। चूंकि मुझे फाइनल आंसर करना था तो हम लिखेंगे CAB। अब लगाएंगे समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फार्मूला सभी को आता है, C1 प्लस C2 होता है। तो चूंकि यहाँ पर हमने C डैश और प्लस C डबल डैश मान रखा है तो ऐसे लिख देंगे यार। C डैश की वैल्यू वही है 2 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड, तो आंसर भैया आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड, है ना। जो CAB आएगा उसका उत्तर कितना आएगा, 4 माइक्रोफैरड। कोई डाउट वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास के जो 5 न्यूमेरिकल हैं वो आपको बेहतरीन समझ में आए होंगे और लगभग हमने सभी न्यूमेरिकल में पैटर्न चेंज कर रखा है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।